Hello students, this is Rahul Pathania and you are watching Being Biological, where you get video lectures with complete class notes. This is third video lecture of the chapter The Fundamental Unit of Life, and today we will be discussing about the nucleus, cytoplasm, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. As we have discussed in earlier classes that the cell can be divided into two components, that is cell envelope and protoplasm. Cell envelope can have cell membrane, cell wall, or both of them. The protoplasm we have, in protoplasm we have nucleus and cytoplasm. So today we will start with nucleus. As we all know, nucleus, it is the controlling center of the cell in which information is stored in form of DNA. DNA, as you all know, it is deoxyribonucleic acid and it is the hereditary material in human beings or every other organism. So as per the definition, अगर हम definition की बात करें, it is dense protoplasmic body that contains hereditary information for controlling cell activities as well as transfer to next generation. अगर हम ऐसे बात करें, ये कोई सेल है, सेल जैसे एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है क्योंकि इसमें वैक्यूल्स छोटे होते हैं. न्यूक्लियस में हो गए डीएनए. अब ये डीएनए एक तो सेल को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, दूसरा यही डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में भी इंफॉर्मेशन लेके जाता है. जब भी हमारे पास गैमीट्स बनेंगी तो जो भी गैमीट होंगे उनमें क्या होगा, डीएनए होगा, और यही डीएनए क्या है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के बनने में पूरी इंफॉर्मेशन देता है. तो न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन प्लस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. और न्यूक्लियस कहाँ होता है, एक सेल के अंदर. कुछ फैक्ट्स की बात करें तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर. ये एक लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है. इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यहां आपको न्यूक्लियस का डायग्राम दिख रहा है. पहले हम देख लेते हैं कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है. अगर ये एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस कहाँ होगा, इसके सेंटर में, क्योंकि जो वैक्यूल्स होंगे एनिमल सेल में वो बहुत छोटे होते हैं, तो न्यूक्लियस इसके सेंटर में रहेगा. लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसका न्यूक्लियस साइड में होता है क्योंकि प्लांट सेल के सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जिससे न्यूक्लियस हमारा साइड में आ जाता है. तो न्यूक्लियस की पोजीशन एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट होती है. एनिमल सेल के केस में ये मिडिल होगा और प्लांट सेल के केस में ये पेरिफेरल होगा यानी साइड में होगा. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में मेनली जो तीन स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. पहले फर्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप, यानी इसका बाहर का मेम्ब्रेन. यहाँ आपको न्यूक्लियर एनवेलप दिखाई दे रहा होगा. ये इसमें क्लियरली दिख रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप डबल लेयर से बना हुआ है. इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन में बीच बीच में पोर होते हैं, यानी छेद, जिनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है. इसके बीच में जो लिक्विड कंपोनेंट होगा न्यूक्लियस के बीच में, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कलरलेस होता है और डेंस होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन्स रहेंगे और भी अदर मैटर रहता है. न्यूक्लियस में लार्ज राउंडेड बॉडीज दिखाई देती हैं आपको, 1 से लेके 4 तक हो सकती हैं. ये उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोम फॉर्मेशन की साइट है, जहाँ पे राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है. अगर आपको पता ना हो कि राइबोसोम क्या होता है, सेल का वह स्ट्रक्चर जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसको कहते हैं राइबोसोम. और इसको कौन मैन्युफैक्चर करता है, न्यूक्लियोलस करता है. ये क्वेश्चन कई बार आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं या वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन कौन सी होती है, तो वो है न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियोलस है ये होता है रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम बनता है आरएनए से और प्रोटीन से. दोनों ही चाहिए न्यूक्लियस को ताकि हमारा राइबोसोम बन सके. तो ये स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोलस का. इसके अलावा न्यूक्लियस में इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है इसका जेनेटिक मटेरियल. जो आपको ये कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है जिसको कहते हैं हम क्रोमेटिन. क्या कहते हैं इसको, क्रोमेटिन. अब आप कहेंगे हमने कहा कि इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए के रूप में, लेकिन यहाँ तो
टर्म कोई और आ गई, यहाँ तो कोई और टर्म आ गई जिसे आपने कहा क्रोमेटिन। तो डीएनए क्योंकि एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है ये, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा चाहिए, तो एक सेल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम डीएनए की पैकिंग कर देते हैं। डीएनए को पैक करते हैं विद हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स और इसको कॉइल किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो जब डीएनए हाईली सुपर कॉइल्ड हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन। आप 12th क्लास में देखेंगे कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि डीएनए को जब पैक किया जाता है तो इससे पहले बनता है सोलेनॉइड। जो स्ट्रक्चर बनेगा पैकिंग के बाद, मतलब डीएनए के लगभग 200 बेस पेयर की पैकिंग के बाद बनता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को और पैक कर दें विद हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन तो बनेगा क्रोमेटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये क्रोमेटिन ही है। क्रोमेटिन को और पैक करें तो बनेगा क्रोमेटिड, और जब क्रोमेटिड की पैकिंग और कर देते हैं तो वहाँ से निकलते हैं क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम तो आपने सभी ने सुन रखा होगा। सेल डिवीज़न के टाइम में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, इसको क्रोमोसोम ही कहते हैं, जिसमें डीएनए रहता है। तो ये सारा पैकेजिंग ही है डीएनए का। तो क्रोमेटिन क्या है? एक तरह से कंडेंस्ड डीएनए ही होता है। ठीक है। अब क्रोमेटिन दो टाइप का होता है, एक होगा हेटेरोक्रोमेटिन और एक होगा यूक्रोमेटिन। जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो इनएक्टिव होता है, मीन्स इससे आरएनए नहीं बनता। क्योंकि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है एक सेल में, जो डीएनए है उससे बनता है आरएनए पहले, और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स, और यही प्रोटीन्स या तो ह्यूमन बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाएंगे या सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगे। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यही रहता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो क्रोमेटिन पहले क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। तो जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो आरएनए नहीं बना पाता, इसलिए इसको कहते हैं हम इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। तो हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। और जो यूक्रोमेटिन है, यू यानी ट्रू क्रोमेटिन है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये आरएनए बनाता है। तो हमने कहा क्रोमेटिन भी दो टाइप का है, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, इन विच यूक्रोमेटिन इज एक्टिव क्रोमेटिन। जो आपको कम स्टेनिंग वाला दिख रहा है ये पोर्शन थ्रेड, ये आपका यूक्रोमेटिन है, और जो बड़े वाला आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं मोटे मोटे, ये है हेटेरोक्रोमेटिन। तो होप आपको समझ आ गया होगा। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा न्यूक्लियस में बाहर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल लेयर्ड होती है, इसमें पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स। इसके बीच में एक लार्ज स्ट्रक्चर होगा राउंड, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस, जहां राइबोसोम बनते हैं। जो न्यूक्लियस में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होगी नॉर्मल स्टेट में, वो थ्रेड के रूप में होती है, इसको कहते हैं हम क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन दो टाइप का होता है, हेटेरो एंड यूक्रोमेटिन, जिनमें से यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है और हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। इसके अलावा जो लिक्विड होगा न्यूक्लियस में, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सभी स्ट्रक्चर थे न्यूक्लियस के। इन सभी नोट्स को साथ साथ कॉपी में नोट करते जाएं। अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला, न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, जो डीएनए की ही क्लोज पैकिंग है। इट ऑल्सो फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी न्यूक्लियस में ही है तो ये सारे सेल को कंट्रोल करने का काम करेगा, यानी ये माइंड है, एक तरह से मैनेजर है सेल का। और न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म राइबोसोम, न्यूक्लियस के अंदर ही राइबोसोम बनेंगे विद हेल्प ऑफ न्यूक्लियोलस। तो ये सभी फंक्शन थे न्यूक्लियस के। इसके अलावा जो पढ़ेंगे 10th क्लास में कि वेरिएशंस क्या होती हैं, न्यूक्लियस ही बेस है वेरिएशंस का। हम बात करें जैसे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, जब वो डिवाइड करेगा रिप्रोडक्शन से तो यहाँ पे दो अमीबा बन जाएंगे और दोनों बिल्कुल सेम होंगे अपने पेरेंट्स के और आपस में भी, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम बात करें ह्यूमंस की या किसी
मॉडर्न ऑर्गेनिज्म की, जैसे हम बात करें अपनी, हम अपने डैडी या मम्मी के बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंस रह जाता है। और जो डिफरेंस होगा वो क्यों आएगा? वेरिएशन से आएगा। और वेरिएशन किस किस बेस पे हैं, किस लेवल तक हैं वो? डीएनए में ही वेरिएशंस आती हैं, जब क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है। आप पढ़ेंगे 10th क्लास में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, डिटेल में 11th में पढ़ेंगे। यानी डीएनए ही वेरिएशंस का आधार है, क्योंकि जब मियोसिस होगा, गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म या ओवम बनेंगे, तो उस टाइम क्रोमोसोम में एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। उस टाइम में रीशफलिंग हो जाता है जीन्स का, उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के सेम नहीं रहते, लेकिन जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, बिल्कुल सेम होते हैं, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। लेकिन हमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें वेरिएशंस आती हैं, हमारा डीएनए थोड़ा चेंज होकर हमें मिलता है। तो वेरिएशंस भी डीएनए ही लेके आता है, और यही वेरिएशन आगे जाके इवोल्यूशन करती है स्पीशीज़ का, नई स्पीशीज़ का। क्योंकि जो चेंजेस आएंगे, अगर अच्छे चेंज होंगे, तो जनरेशन बाय जनरेशन एक्यूमुलेट, इकट्ठे होते जाते हैं, और यही चेंजेस इकट्ठे होकर एक नई स्पीशीज़ बना देंगे। पहले होमोसेपियंस थे, अब की स्पीशीज़ होमोसेपियंस सेपियंस है। तो ये सारे इवोल्यूशन से ही होता है। हमने बात की अभी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के बेस पे अगर हम सेल को डिवाइड करें, सेल के टाइप बनाएं, तो दो तरह के सेल होते हैं न्यूक्लियस के बेस पे। एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। नाम में ही मीनिंग क्लियर है, प्रो प्रिमिटिव, कैरियन न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, यानी न्यूक्लियस बिना मेम्ब्रेन के होगा। जैसे मान लिया बैक्टीरियल सेल है ये, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, इट हैज डीएनए और क्रोमोसोम इन फॉर्म ऑफ ए थ्रेड, ए सिंगल क्रोमोसोम विच इज नोन एज प्रोक्रोमोसोम। यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी डीएनए इसका मेम्ब्रेन के अंदर एंक्लोज नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन आज के जो मॉडर्न सेल है, जैसे ह्यूमन का सेल होता है, कोई भी सेल हुआ, उसमें जो डीएनए होगा, मान लिया डीएनए है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, न्यूक्लियस के अंदर, तो उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस की अरेंजमेंट या न्यूक्लियस के बेस पे हमने दो तरह के सेल रखे हुए हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा भी। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होता है, क्योंकि प्रिमिटिव सेल है, इसलिए इसका साइज स्मॉल ही रहेगा। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें, हमने जो भी डिस्कस किया, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और वी कैन से इट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्रोमोसोम की बात करें, हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रोक्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जो साइटोप्लाज्म में या सेल के लिक्विड में ही रहता है। यूकैरियोटिक सेल के केस में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ह्यूमंस की बात करें, हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं? एक डायप्लॉइड सेल में 46 होते हैं, हैप्लॉइड में 23 होते हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या है? ज़्यादा है। सेल ऑर्गेनली न्यूक्लियोलस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं है, तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनलीज की बात करें, मतलब जो मॉडर्न सेल है, जैसे हमने कहा यूकैरियोटिक सेल, उसमें क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज होंगे हर काम को करने के लिए, अलग अलग काम अलग ऑर्गेनली करेगा। तो यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी कोई ऑर्गेनली नहीं होगा। माइटोसिस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन माइटोसिस से नहीं होती, वहाँ पे नॉर्मल सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड कर जाएगा, लेकिन वहाँ माइटोसिस नहीं होगी। यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन विद हेल्प ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस हो सकती है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, अमीबा, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं। आप सोचेंगे अमीबा कैसे यूकैरियोटिक सेल हुआ? जब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन इसी 9th क्लास में ही, तो आपको पता लगेगा कि एनिमल्स को
हमने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा हुआ है, जिसमें आएंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। जो अमीबा है वो आता है प्रोटिस्टा में। अमीबा किस में आएगा? प्रोटिस्टा में आता है। और ये सारे यूकैरियोटिक हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं। जो मोनेरा है ये अकेले हैं प्रोकैरियोटिक। पढ़ेंगे आप जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा। फिलहाल के लिए याद रखें कि अमीबा क्या होता है? एक यूकैरियोटिक सेल होता है। अब बात करते हैं, हमने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो अगर हम एक सेल की बात करें, सेल मेम्ब्रेन थी, या प्लांट सेल के केस में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों थे। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। बीच में होगा न्यूक्लियस। प्लांट सेल के केस में क्या होगा? ये साइड में होता है, इस तरह से मान लिया हमने। और ये है न्यूक्लियस। जो बाकी स्पेस बच गया, इसे कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसको हम? साइटोप्लाज्म। साइटो यानी सेल, प्लाज्म यानी लिक्विड, सेल का लिक्विड। तो इसके बारे में देखते हैं अभी। इट इज प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ सेल इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाकी प्रोटोप्लाज्म बच गया उसको कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, दैट इज साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। मतलब अगर हमारे पास ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में एक तो होगा लिक्विड पार्ट जिसको हमने कहा साइटोसोल, और जो सॉलिड पार्ट होंगे इसके जो इंक्लूजन्स होंगे ऑर्गेनेलीज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे किस में आएंगे? सेल ऑर्गेनेलीज में आएंगे। ठीक है, तो पहले डिस्कस करेंगे हम इस लिक्विड पार्ट को जो है साइटोसोल। तो साइटोसोल की बात करें, इट इज फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है? फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब जो भी हमारे पास मेटाबोलाइट्स बने या बनने हैं ऑर्गेनेलीज के अंदर, वो सारी रिएक्शंस कहाँ चलने वाली हैं? लिक्विड में चलेंगी। लिक्विड और क्या है? साइटोसोल ही है यहाँ पे। एंड इट इज ऑलवेज इन मोशन। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, आयंस, एंजाइम्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। एंड इसमें क्या है? हार्मोन्स, एंजाइम है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ताकि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहें बॉडी की। तो ये था साइटोसोल के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज यानी सेल के ऑर्गन्स, क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है तो ऑर्गन्स को हमने ऑर्गेनेली कह दिया, राजा का राजू बना दिया। तो सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे इंडिपेंडेंट पार्ट सेल के जो डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, गोल्गी एपरेटस पैकेजिंग का काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड्स बनाएगा। तो सारे ऑर्गेनेलीज अपना अलग अलग काम करते हैं। तो देखेंगे दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच हैव करेक्टरिस्टिक फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये सब सेलुलर, सेल से छोटे स्ट्रक्चर हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इनमें से कुछ डबल मेम्ब्रेन होंगे ऑर्गेनेलीज और कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होंगे। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज का एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड्स, सॉरी प्लास्टिड होगा यहाँ पे, प्लाज्मिड नहीं प्लास्टिड्स, जिससे क्लोरोप्लास्ट है। और सिंगल सेल ऑर्गेनेलीज, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज की बात करें, इसमें आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स एटसेट्रा। ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले होंगे। आप पढ़ेंगे डिटेल में हर एक ऑर्गेनेली के बारे में इसी चैप्टर में। अगर बात करें ऐसा ऑर्गेनेली जिसमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, वो है राइबोसोम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है आपके, इवन NEET के एग्जाम में पूछा गया है। राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन लेस होता है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन बनाएगा। और राइबोसोम दोनों सेल में, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। अब बात करते हैं सेल इंक्लूजन्स की। अब सेल इंक्लूजन क्या होगा? हमने सेल साइटोसोल देखा, सेल ऑर्गेनेलीज देखे। अब कुछ ऑर्गेनेलीज में चीज़ें स्टोर होकर रहती हैं या कुछ वेस्ट मटेरियल रहता है। उस स्टोरेज को या वेस्ट मटेरियल को हम क्या कहते हैं? सेल इंक्लूजन कहते हैं। चाहे पानी है, चाहे फूड है, ये सारा किस में आएगा? आपका सेल इंक्लूजन्स में आएगा। नॉन लिविंग और मटेरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल, लाइक वैक्यूल में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में होगा या सेल वॉल के अंदर होगा, उसे कहेंगे हम
इंक्लूजन एग्जाम्पल रिजर्व फूड, जो फूड उसने स्टोर किया फूड वैक्यूल ने। सिक्रेटरी और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, जैसे प्लांट के केस में रेजिन्स या गम्स होते हैं, ये एक्सक्रीशन है, वेस्ट है उनके लिए, तो ये इंक्लूजन में आएगा। पिगमेंट्स, ये सारे सेल इंक्लूजन में आ जाते हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गनली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या होता है? जाल। एंडोप्लाज्मिक यानी प्लाज्मा के अंदर का जाल। अगर हम देखें एक सेल को, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेल बनाता हूँ, अब एक आइडिया देता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है। इसमें अगर एनिमल सेल में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के साथ एक रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर से जाल जैसा साथ में रहता है, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो तरह का होता है, एक तो होगा रफ और एक होगा स्मूथ। अब रफ स्मूथ इसके माइक्रोस्कोप से देखने के बेस पे हमने इसको रफ या स्मूथ कहा है। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इट इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट सैक्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। हमने देखा कि ये किस तरह का था, ऐसे न्यूक्लियस के साथ सैक यानी बोरे एक तरह से, ट्यूब्स और वेसिकल्स। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये नॉर्मली न्यूक्लियस के साथ ही होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स में तो हो गए नहीं ऑर्गनली, तो प्रोकैरियोट्स में ये भी नहीं होता है, और मैमल्स के आरबीसी में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। और ये दो टाइप का है, रफ एंड स्मूथ। अब हम बताते हैं रफ या स्मूथ है क्या। अगर इसको मैं इस तरह से बनाऊं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना रहा हूं इस तरह से, इसके सरफेस के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट हुए, कौन प्रेजेंट हुए? राइबोसोम, तो माइक्रोस्कोप से देखने पर इसका सरफेस रफ दिखाई देगा, खुरदरा सा, तो उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे कि राइबोसोम इसके सरफेस के ऊपर है, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो रफ सा दिखाई देगा ऊपर से ये, ठीक है। और इसी राइबोसोम से इसको इसका फंक्शन मिलेगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। तो यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम होते हैं, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसी से हमें आइडिया हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो स्मूथ दिखाई देगा सरफेस, बिल्कुल स्मूथ, तो उसे कहेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब राइबोसोम नहीं है, तो प्रोटीन तो सिंथेसाइज करेगा नहीं। सिंथेसाइज क्या होगा? यहाँ पे लिपिड्स का सिंथेसिस होगा। ये आपको डिफरेंस आता है करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आपको याद रखना है कि स्मूथ क्यों कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम उसके सरफेस के ऊपर नहीं है और ये लिपिड सिंथेसिस करता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके सरफेस के ऊपर क्या है? राइबोसोम है, तो वो रफ दिखाई देगा और प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। इसका डायग्राम देखें अगर ढंग से, तो ये डायग्राम है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दिखाई गया आपको, और इसके बीच में रेड वाला क्या है? ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोलस, और इसी के साथ अटैच हमारे पास क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ अटैच है, ठीक है। अगर हमने कहा राइबोसोम, जैसे यहाँ दिखाया गया राइबोसोम नहीं है, यहाँ पे राइबोसोम नहीं है इस रेटिकुलम के ऊपर, तो इसे कहेंगे स्मूथ। और यहाँ हमारे पास राइबोसोम दिख रहे हैं, ये बिंदी बिंदी जैसे आपको पॉइंट जैसे, तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करेगा, सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि वेसिकल्स हैं इसके साथ, वेसिकल्स यानी खाली स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, तो इसके थ्रू ये सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। साइटोप्लाज्म को सपोर्ट देगा। अब कैसे देगा? देखिए, मान लिया ये सेल है, अभी क्या एक तरह से बैग है, ये न्यूक्लियस के साथ इतना बड़ा जाल सा बना हुआ है ये, तो इसको क्या करेगा? ये अंदर के मैटर को सपोर्ट करने काम करेगा, ठीक है। तो गिव सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि इसके बहुत सरफेस है, अंदर भी, इसके बाहर भी, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, तो इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस इनसाइड सेल एंड
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल्स टेक्स प्लेस इन डिटॉक्सिफिकेशन। हम सभी जानते हैं कि लीवर का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना। जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो हम क्या कहते हैं, तेरा लीवर खराब हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए। अब शराब तो पहले ही क्या है, अल्कोहल है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसे डिटॉक्सिफाई कौन करेगा, लीवर। और रेगुलर हम शराब पीते रहते हैं तो क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि वो इतना उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल का वो करता है काम डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी लीवर सेल का जो पार्ट, कौन सा पार्ट डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, टॉक्सिक को खत्म करने का काम कर रहा है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहानी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। हमने देखा ये एक तरह से नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, वेसिकल्स का, सैक्स का, जो दो काम करेगा, या तो प्रोटीन बनाएगा, लिपिड बनाएगा, या आपके केमिकल रिएक्शंस करवाने में हेल्प करेगा। ये दो टाइप का होता है, स्मूथ और रफ। स्मूथ इसको कब कहेंगे, जब ये इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम होंगे, तो उसे कहेंगे स्मूथ। कब कहेंगे, जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो उस केस में वो लिपिड फॉर्मेशन करता है। और रफ कब कहेंगे, जब उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब इसी के जैसे सिमिलर ऑर्गन, एक ऑर्गनली है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस लगभग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही लगता है। देखिए इस तरह से डायग्राम दिए गए हैं आपको, ये भी ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स ही हैं अरेंज्ड। देखिए इसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है बस। इसका नाम गोल्गी एपरेटस क्यों पड़ा, क्योंकि कैमिलियो गोल्गी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, तो उनके नाम से इसका नाम पड़ गया गोल्गी एपरेटस। इट इज एन ऑर्गनली ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। इनको कहते हैं हम, यहां देखेंगे आप, इनको कहा है सिस्टर्ने। ये क्या है, सिस्टर्न्स। ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का क्या है, ये नेटवर्क है, विच इज स्पेशलाइज्ड टू इलेबोरेट एंड सिक्रीट कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स। ये किस काम में स्पेशलाइज्ड है, ये इलेबोरेट, यानी चीज़ों की, मान लिया हमारे पास रॉ मटेरियल है, उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, उसे कहेंगे इलेबोरेशन। हमारे पास मान लिया चीनी है, दूध है, चाय पत्ती है, वो रॉ मटेरियल हो गया, उससे चाय बनानी है, उसे कहेंगे इलेबोरेशन। तो गोल्गी एपरेटस के पास रॉ मटेरियल आ जाएगा, चाहे न्यूक्लियस से आए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए, इसका काम क्या होगा, उसको इलेबोरेट करना, उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाना, और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद सिक्रीट करना। यानी गोल्गी एपरेटस मेनली ये प्रोडक्ट को फाइनल करने का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, सिक्रीट करने का काम करेगा, पैकेजिंग करने का काम करेगा। तो इट लाइज नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ही होता है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। एंड इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल में सभी में होता है, आरबीसी को छोड़ के। ये एनिमल सेल में इकट्ठा एक कॉम्प्लेक्स की तरह होता है, जिसे यहाँ दिखाया गया है, लेकिन प्लांट सेल में ये अलग यूनिट होते हैं, अलग अलग हो जाएगा, ऐसे अलग फिर अलग, और हर एक यूनिट को कहते हैं हम डिक्टायोजोम। ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है या वन वर्ड आंसर में आ सकता है, तो ध्यान रखें प्लांट सेल के केस में गोल्गी एपरेटस अलग अलग यूनिट की तरह होता है और उसे कहते हैं हम डिक्टायोजोम, लेकिन एनिमल सेल में ये इकट्ठा एक ही यूनिट में प्रेजेंट रहेगा। अब इसके डायग्राम में देखें, इसमें दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस में रॉ मटेरियल अंदर आएगा, अंदर इसके अंदर इसकी पैकेजिंग होगी, इलेबोरेशन होगी, और ट्रांस फेज में वेसिकल्स के रूप में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इसके अलग अलग जगह पे जहाँ इसकी नीड होगी इसके मटेरियल्स की। तो इसके दो फेस होते हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस में इनकमिंग होती है रॉ मटेरियल की, और ट्रांस फेस से आउटगोइंग होती है फाइनल प्रोडक्ट की। अब इसके फंक्शंस देख लें। फंक्शंस की बात कहें, रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर सेल मेम्ब्रेन में कोई डैमेज हो जाता है तो सारा का सारा मेटेरियल कहाँ से जाएगा, गोल्गी एपरेटस से ही जाएगा उस मेम्ब्रेन को रिपेयर करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ लाइजोम, क्योंकि गोल्गी एपरेटस क्या कर रहा है, इस फेज से वेसिकल्स बना रहा है, और लाइजोम क्या होते हैं, ऐसे वेसिकल्स जिनमें हमारे पास एंजाइम भर रहते हैं डाइजेस्ट करने वाले। तो लाइजोम कौन बनाएगा, गोल्गी एपरेटस ही बनाएगा। लाइजोसोम्स, लाइसिस करने वाले
वेसिकल्स, पैकेजिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, चीज़ों को पैक करेंगे वेसिकल्स के रूप में और उसको एक्सक्रीट या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इसके जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल भी एक तरह से क्या है, मेम्ब्रेन ही है प्लांट सेल की, तो सेल वॉल को भी फॉर्मेशन करने का काम कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस ही करेगा, क्योंकि यही तो क्या कर रहा है, इलेबोरेट कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट यही बना रहा है। एंड इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर्स, शुगर्स बनाने का काम करेगा जैसे गैलेक्टोज। तो ये सारे काम थे गोल्गी एपरेटस के। आज हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और गोल्गी एपरेटस के बारे में। कल हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे कि लाइजोम्स के बारे में पढ़ा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह अच्छे से रिवाइज करते रहें। जो नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये कंप्लीट क्लास नोट्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी। इनको अच्छे से नोट डाउन करते रहें ताकि रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।